हेलो स्टूडेंट्स, और हम कर रहे हैं आजकल क्लास 11th के चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 12 मैं अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में अपलोड कर चुकी हूँ एंड टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे से समझ आते हैं और अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। This is question number 13 of exercise 9.2. If the sum of n terms of an AP is this much, 3n square plus 5n, and its mth term is 164. ध्यान दे, हमें दो कंडीशंस यहाँ पर गिवन है। n टर्म्स का सम गिवन है और mth टर्म गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो भी हमें कंडीशंस गिवन होती हैं हमने सबसे पहले तो उनको हाईलाइट कर लेना है। तो एक तो हमें ये कंडीशन गिवन है कि सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है भाई, सम ऑफ n टर्म्स गिवन है और mth टर्म गिवन है, मीन्स टू डिफरेंट फार्मूलाज वी हैव टू अप्लाई। तो लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP। अब हमें ये दे रखा है कि Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वेयर प्लस 5n। तो Sn का जो फॉर्मूला है हमारा वो हमारा क्या हो जाएगा, n/2। बल्कि हम Sn का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। मैंने आपको बताया था कि S1 हमारा A1 होता है, S2 हमारा A1 प्लस A2 होता है और दोनों के डिफरेंस से हमारी सेकंड टर्म आ जाती है। तो यहाँ पर हम पहले n के प्लेस पर 1 रखते हैं। तो S1 हमारा आएगा 3 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 1, यानी कि 3 इंटू 1 3 प्लस 5 8 आ जाएगा, जो कि हमारी फर्स्ट टर्म आ जाती है। इसके बाद हम इसी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो सेकेंड टर्म हमारी आ जाएगी 3 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 2, दैट इज़ 3 इंटू 4 प्लस 10, दैट इज़ 12 प्लस 10 यानी कि 22। तो ये सेकंड टर्म नहीं है, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का एडिशन आ गया, S2 आ गया। नाउ वी ऑल नो, देखो अभी अगर आपने पिछले सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए हैं तो ये रिजल्ट कई बार यूज हो चुका है। A2 क्या होता है, S2 माइनस S1, S2 22 है, S1 हमारा 8 है, तो A2 हमारा आ गया 14। हमारे पास दो रिजल्ट्स आ जाते हैं, A1 8 है, A2 14 है। तो क्या रह जाता है, D फाइंड करना। D हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी 14 माइनस 8 यानी 6। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल आसान है यहाँ तक। अब हमें क्या दे रखा है, वी आर गिवन दैट mth टर्म इज 164। तो हमें m की वैल्यू निकालनी है कि ये कौन से नंबर की टर्म है। तो भाई nth टर्म का फॉर्मूला हम सबको पता है, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो mth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 164। a कितना है, 8 है, m माइनस 1 एज इट इज, d कितना है, 6 है, इज इक्वल टू 164। जस्ट सॉल्व इट। 8 प्लस 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए m से, माइनस 6 इज 164। 8 माइनस 6 कितना हो गया, 2 प्लस 6m इज 164। 6m कितना हो जाएगा, 164 माइनस 2 यानी कि 162। और m हमारा कितना हो जाएगा, 162/6। हाँ, ये पूरा कैंसिल होना बहुत ज़रूरी है। तो 6 2 जा 12 एंड 6 7 जा 42 यानी कि 27 आ गया। इट मीन्स जो ये हमें 164 दे रखा था ये 27th टर्म थी, इससे हमें m की वैल्यू मिल जाती है। तो आपने एक मेन काम क्या है आपका कि स्टेटमेंट को पहले तो बड़े ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आपने प्रोसेस फॉलो करना है कि व्हाट वी कैन डू। हमें Sn दे रखा था, देखो मैं भी पहले फॉर्मूला लगाने चली थी लेकिन फिर हमने देखा कि हमें तो mth टर्म निकालनी है। अब mth टर्म का तो ये फॉर्मूला है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, a और d चाहिए। a और d कैसे निकलेगा, तो Sn में n की जगह 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, a आ गया। n की जगह 2 रखेंगे तो फर्स्ट 2 टर्म्स का सम आ जाएगा, S2 माइनस S1 करेंगे तो सेकेंड टर्म आ गई, उससे हमारा d आ गया, a आ गया और d आ गया। देन वी कैन डू एनीथिंग फॉर एन AP। तो ये हमारा 13th क्वेश्चन था जो बहुत ईजी था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, अर्थमेटिक मीन। मैं एग्जाम्पल्स में आपको समझा चुकी हूँ। इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26। 8 और 26 के बीच में 5 नंबर डालो।
सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। अब इन्होंने कहीं भी अर्थमेटिक मीन शब्द का यूज नहीं किया है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर हम दो गिवन नंबर्स A और B के बीच में कुछ सर्टेन नंबर्स डालते हैं जिनके डालने से रिजल्टिंग सीक्वेंस AP बन जाती है, तो जो नंबर बीच में डलते हैं वो उन दोनों नंबर्स के अर्थमेटिक मीन्स कहलाते हैं। तो इनडायरेक्टली हमें इस क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन्स निकालने हैं। कितने? 5 अर्थमेटिक मीन्स। तो हम कैसे करेंगे? गिवन नंबर्स आर कौन कौन से हैं? A को मैंने 8 ले लेना है और B को मैंने 26 लेना है। अब हमने कितने अर्थमेटिक मीन डालने हैं? 5। तो हम मान लेते हैं लेट A1, A2, A3, A4 एंड A5 आर 5 नंबर्स, यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ 5 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन 8 and 26 such that new sequence is an AP। ठीक है भाई, ये 5 नंबर अब हमने फाइंड करने, तो इसके लिए हमें सबसे यानी कि n हमारा कितना हो गया? 5 हो गया। देखो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप ब्लॉक में इनको डाल लो भाई, हमें A पता होना चाहिए, B पता होना चाहिए, 5। अब ये नंबर्स बीच में इंसर्ट करने के लिए AP बनाने के लिए D होना बहुत ज़रूरी है। तो D का क्या फॉर्मूला बताया था आपको मैंने? B माइनस A बाई n+1। B कितना है? 26, A कितना है? 8, n कितना है? 5 + 1। 26 में से 8 माइनस करो 18/6 कितना आ गया? 3। यानी कि 3 के गैप पर हमने नंबर डालने हैं। तो 8 से लेकर 3 के गैप पर, वैसे तो मैं डायरेक्ट डाल सकती हूँ 11, 14, 17, 20, 23 और 26। ये 8 हो गया, ये 26 हो गया, इसके बीच में 5 नंबर आ गए और ये AP हमारी बन गई। तो अब हम इसे फाइनल टच दे देते हैं। कैसे हमने करना है? तो A1, अब मैंने आपको बताया था कि A1 क्या है? A पहला नंबर है, A1 पहला अर्थमेटिक मीन है, लेकिन AP का ये सेकंड टर्म है, AP की ये सेकंड टर्म है। इन सब के लिए आपको मेरे प्रीवियस वीडियो जो अच्छे से देखने हैं, उनमें मैंने एग्जांपल्स में बहुत डिटेल में अच्छे से आपको समझा रखा है। तो A1 हो जाएगा A + D, ये पहला अर्थमेटिक मीन है लेकिन AP की सेकंड टर्म है। तो ये हो जाएगा 8 + 3 11। A2 हमारा हो जाएगा A + 2D, यानी कि 8 + 2 × 3, 3 × 2 = 6 + 8 14। ऐसे ही आप A3 फाइंड करोगे तो वो आपका आने वाला है 3 × 3 = 9 + 8 17। और फिर बेटा जी A4 आपका आ जाएगा A + 4D, 4 × 3 = 12 + 8 20। एंड एट लास्ट A5 5th अर्थमेटिक मीन 6th टर्म ऑफ द AP। ठीक है, इस बात पर आपने ध्यान देना है। × 3 तो ये आ जाएगा 23। तो ये 5 नंबर हैं जो हमने A और B यानी 8 और 26 के बीच में डालने हैं, जिससे हमारी रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बन जाती है? AP बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्पज। इफ़ A⁴n + B⁴n डिवाइडेड बाय A⁴n -1 + B⁴n-1, ये कंप्लीट एक टर्म है। इफ़ दिस एक्सप्रेशन इज द अर्थमेटिक मीन AM बिटवीन A एंड B, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। A और B कोई दो नंबर हैं और उनके बीच का एक सिंगल अर्थमेटिक मीन अगर ये है तो n की वैल्यू निकालनी है। आप याद करें जब मैंने एग्जाम्पल कराया था तो A और B दोनों के बीच में अगर केवल एक अर्थमेटिक मीन निकालना है तो वो क्या था? उनका मिड पॉइंट, यानी कि A + B/2। याद करें उस बात को, अदरवाइज प्रीवियस लेक्चर्स में आप देखें। तो अब हम चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिख दोगे तो थोड़ा इफेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है। गिवन नंबर्स आर A एंड B। ठीक है भाई, तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, ध्यान देंगे हमें क्या दे रखा है। वैसे क्या होता है अर्थमेटिक मीन? हाँ होता है A + B/2। हम यहाँ लिख देते हैं वी नो दैट अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B क्या होता है? A + B/2। लेकिन बुक वाले ने कहा है कि भाई वो वैल्यू इसके बराबर है, वो वैल्यू इसके बराबर है। अर्थमेटिक मीन्स नहीं लिख रहा कहीं भी, आप ध्यान दें, मीन्स नहीं लिख रहा कहीं भी, अर्थमेटिक मीन लिख रहा है, सिंगुलर है, एक है।
तो वो ये इसके बराबर है, यानी कि ये वैल्यू इसके बराबर है। तो इसके प्लेस पर, लेफ़्ट साइड के प्लेस पर मैं लिख देती हूँ a⁴n प्लस b⁴n बाई a⁴n-1 प्लस b⁴n-1 इज इक्वल टू a प्लस b बाई। ये रिलेशन आपको अपनी प्रीवियस नॉलेज से, जहाँ से हमने पढ़ा है कि अर्थमेटिक मीन क्या है, तो दो नंबर्स के बीच का अर्थमेटिक मीन ये होता है, बट ये अर्थमेटिक मीन हमें इसके इक्वल दे रखा है, तो इसके प्लेस पर ये रख दिया और ये फार्मूला हो गया। अब इन दोनों इक्वालिटीज़ को हमने सॉल्व करना है अलजेब्रा अप्लाई करके, एंड देन हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, मतलब इसका कैलकुलेशन आपने बड़े ध्यान से समझना है। तो 2 तो इधर चला जाएगा लेफ़्ट में, इधर से उठकर इधर आ जाएगा, तो 2 a से भी मल्टीप्लाई होगा an, और 2 b से भी मल्टीप्लाई होगा bn इज इक्वल टू ये a प्लस b है, और ये पूरी टर्म भी राइट में चली जाएगी a⁴n-1 प्लस b⁴n-1। क्लियर, आगे बढ़े भाई। तो ये हो गया a⁴n 2 b⁴n। अब ध्यान से देखना, a को भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और b को भी। a को a⁴n-1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएगी। मैं यहाँ रफ में थोड़ा सा आपको करके दिखा रही हूँ। a इंटू a⁴n-1, यहाँ a की पावर 1 है, तो 1 प्लस n-1, 1 से 1 कैंसिल होकर a⁴n आ जाएगा। अब आप 11th क्लास में हो तो आपने डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाना है। a को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया a⁴n-1 से, तो ये आया a⁴n प्लस, अब मैं a को मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ b⁴n-1 से, ठीक है। तो a अलग है बेस, b अलग बेस है, तो एज इट इज आ जाएगा। क्लियर, अब हम आगे बढ़ते हैं। b को मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ मैं a⁴n-1 से, और फिर हम b को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन गया b⁴n। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी है तो आप एक बार थोड़ा सा स्लो करके अच्छे से समझ लीजिएगा वीडियो को। अब ध्यान से देखो, लेफ़्ट में भी a⁴n और यहाँ भी, तो इसको मैं इसके साथ एडजस्ट कर सकती हूँ। इधर भी b⁴n है और इधर भी, तो इसको भी मैं लेफ़्ट में ले जाती हूँ। तो ये है 2a⁴n, और ये a⁴n में यहाँ ले आई माइनस में, प्लस ये है भाई, पेन देखें मेरा कहाँ रखा हुआ है, 2b⁴n, और ये b⁴n को मैं लेफ़्ट में ले आई तो इधर आ गया, इज इक्वल टू ये दो टर्म हमारे पास बचती हैं a इंटू b⁴n-1 b इंटू a⁴n-1। सारा खेल यहाँ बस कैलकुलेशन का है अपना। 2a⁴n a⁴n, ये कुछ इसी तरह से है जैसे हम 2x माइनस x करते हैं। तो 2x माइनस x कितना होता है, x होता है, तो 2a⁴n माइनस a⁴n कितना हो जाएगा, a⁴n, और ये कितना हो जाएगा b⁴n इज इक्वल टू a⁴n-1 प्लस b⁴n-1। क्लियर है भाई। 2 को मैं लेफ़्ट में लेके दोनों टर्म्स आ गई, a को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, b को इन दोनों से, 4 टर्म्स आ गई। अब इन चारों की पावर और बेस के अकॉर्डिंग हमने मल्टीप्लाई किया, फिर इस टर्म को लेफ़्ट में ले आए, इसको ले आए। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए। अभी हमें n निकालना है, देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं। ये a⁴n है और ये a⁴n-1 है, तो हम a की पावर्स को एक तरफ ले लेते हैं जो हायर पावर्स है। ध्यान देना, ये तो लेफ़्ट में ही है, तो a⁴n माइनस, ये टर्म मैं लेफ़्ट में ला रही हूँ, प्लस की थी, इधर आएगी माइनस b a⁴n-1। ये टर्म राइट में है, ये वाली टर्म राइट में है a b⁴n-1, और ये राइट में आएगी तो माइनस b⁴n। क्लियर है। अब समझें, इन दोनों में भी कुछ कॉमन है और इन दोनों में भी क्या कॉमन है उसको समझें। देखो इस स्टेटमेंट को, a⁴n को अगर मैं a⁻10 लिख दूं और b, और ये कितना हो जाएगा a�9, तो इन दोनों में से क्या मैं a�9 कॉमन नहीं ले सकती। जब मैं इसमें से a�9 कॉमन लूँगी तो a बचेगा, ये पूरा बाहर चला गया, माइनस b बचेगा। ठीक है ना। n से अगला नंबर होता है n+1 और n से पिछला नंबर होता है n-1। ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि अब हम नेचुरल नंबर में सक्सेसर और प्रीडिसेसर लेते हैं, तो प्रीडिसेसर एक कम करके आता है, सक्सेसर एक बढ़कर आता है। तो n बड़ा है, n-1 छोटा है, तो a की पावर यहाँ n है, यहाँ n-1 है, तो इन दोनों में से a की पावर n-1 को कॉमन ले लें। तो यहाँ n बार था, 10 बार था, n-1 यानी 9 बार बाहर आ गया, तो अकेला a बचेगा। ये पूरी टर्म बाहर आ चुकी है, तो यहाँ केवल b बचेगा।
समझ में आ रही है बात? बड़े ध्यान से समझने के क्वेश्चन है ये। ऐसे ही राइट में है, ये b की पावर n-1 और ये b है, तो यहाँ b की पावर n-1 को कॉमन ले लो, तो यहाँ a बचेगा, और b की पावर n में से भाई ये 10 है तो 9 बार बाहर आ गया तो b बचेगा। क्लियर? दोनों तरफ से a माइनस b कैंसिल हो जाता है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि a की पावर n-1 इज इक्वल टू, ये ध्यान दो, b की पावर n-1 इंटू ये तो a माइनस बी यहाँ है और इस a माइनस बी को मैं नीचे ले आऊँ तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे हम इनको, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, a की पावर n-1 इज इक्वल टू b की पावर n-1 इंटू 1। b की पावर n-1 को डिनोमिनेटर में ले आओ, a इज टू पावर n-1, b इज टू पावर n-1 इज इक्वल टू 1। दोनों बेस की पावर सेम है तो मैं इसे लिख सकती हूँ a बटा b पूरे की पावर n-1 इज इक्वल टू 1। अब हम n कैसे निकालें, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट, x की पावर 0 ऑलवेज 1 होता है। कोई भी बेस हो, कितना भी बड़े से बड़ा, उसकी पावर जैसे ही आप 0 करोगे यू विल ऑलवेज गेट 1 देयर। तो क्यों ना हम बोथ साइड्स में सेम बेस कर दें भाई, ये 1 है, क्यों ना मैं इस 1 को भी a बाई बी की पावर में लिख दूँ, है भाई। एक्सपोनेंट का जो रूल है 8th क्लास से हम करते आ रहे हैं, a बाई बी की पावर 0 कर दिया तो 1 ही बनेगा। अब दोनों साइड बेस सेम है, ये हमने देख रखा है कि अगर x की पावर m x की पावर n के इक्वल है तो m और n सेम होते हैं, ठीक है। ये तो एक्सपोनेंट का रिजल्ट है, 8th क्लास से आ जाता है। तो दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए। तो पावर को जब हम कंपेयर करें तो n-1 किसके इक्वल आ गया, 0 के, और n किसके इक्वल आ गया, 0 + 1 के, और n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। तो ये आपको मैंने समझाया है तब इतना टाइम लग रहा है, बीच में हम कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स स्किप भी कर सकते थे, जैसे यहाँ कर सकते थे, डायरेक्ट काट सकते थे, तो ये दोनों स्टेप यहाँ स्किप हो जाते और सीधा हम यहाँ भी आ सकते हैं। ध्यान से देखें, इस स्टेप से मैं सीधा इस स्टेप पर भी आ सकती हूँ, क्योंकि मैं इसको यहाँ काट दूंगी और इसको मैं डायरेक्ट नीचे ले आऊँगी, तो ये दोनों स्टेप स्किप हो जाते हैं हमारे। तो आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है, जब आप इसको 1-2 बार देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करके रखें और उसमें अपना जो है डाउट्स मुझसे पर्सनली भी आप शेयर कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको ऑलवेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। बिटवीन है भाई, ये बिटवीन 1 and 31, 1 और 31 के बीच में m नंबर्स हैव बीन इंसर्टेड। ध्यान देना, 1 और 31 के बीच में m नंबर इंसर्ट किए गए, यानी कि जो ये नंबर इंसर्ट किए गए हैं ये कुछ नहीं है, ये अर्थमेटिक मीन्स हैं। कितने हैं, उनकी गिनती कितनी है, m है, ठीक है। इन सच ए वे दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। आगे ना वही बात, भाई नंबर इस तरह से डाले कि रिजल्टिंग सीक्वेंस AP बन गई, यानी उस तरह के नंबर क्या कहलाते हैं, अर्थमेटिक मीन कहलाते हैं। एंड द रेशो, ये लाइन बड़े ध्यान से समझने की, एंड द रेशो ऑफ 7th and m-1th नंबर, उन नंबरों का, 7वें नंबर का और m-1th नंबर का जो रेशो है 5:9 है। m की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो अर्थमेटिक मीन के कई क्वेश्चंस हमारे बीच में आ चुके हैं। तो a हमारा 1 हो गया, ठीक है भाई, और b हमारा 31 हो गया। m अर्थमेटिक मीन्स हम इनके बीच में डाल रहे हैं, तो d का फॉर्मूला यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाती है, m, तो d का फॉर्मूला क्या था, b - a/n+1, यानी 31 - 1/m+1, यानी कि 30/m+1। ये हमारा d आ जाता है। कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़ें, ये लाइन ध्यान से पढ़नी, रेशो ऑफ 7th and m-1th नंबर। 7th नंबर का मतलब a7 और m-1th नंबर का मतलब a of m-1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन है उसको ले लो और सॉल्व कर दो। a7/am-1 इज 5/9। आपको मैं बता चुकी हूँ an क्या होता है, a + nd। बार बार बता रही हूँ, a1 का मतलब क्या था, a + d, क्योंकि ये हमारी पहला अर्थमेटिक मीन है लेकिन दूसरी टर्म है, तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है। तो ये a7 क्या बनेगा, a + 6d, ठीक है भाई, ध्यान देना, और ये बनेगा a + भाई 7 में से 1 गया है ना, तो ये m-1 में से 1 और गया, 7d, सॉरी, a + 7d,
ए प्लस 7d और ये बनेगा ए प्लस एम माइनस 1d इज इक्वल टू 5/9। ठीक है ना। सेवन्थ नंबर यानी सेवन्थ अर्थमेटिक मीन यानी ए प्लस 7d, एम माइनस 1th अर्थमेटिक मीन यानी ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। जो जो वैल्यूज़ आपको पता हैं पुट दैम एंड सॉल्व इट, वेरी इजी। ए 1 है प्लस 7d की वैल्यू देख लो भाई कितनी है 30/m प्लस 1। ये न्यूमरेटर चल रहा है हमारा, डिनोमिनेटर में आ जाओ 1 प्लस m माइनस 1 इंटू 30/m प्लस 1, 1 प्लस 7 इंटू 30/m प्लस 1 और 1 प्लस m माइनस 1 इंटू 30/m प्लस 1 इज इक्वल टू 5/9। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो देखो भाई न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे m प्लस 1 और डिनोमिनेटर में भी, और दोनों एलसीएम सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हम इसे डायरेक्ट करेंगे, ये m प्लस 1 यहाँ जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा m प्लस 1 प्लस 7 3 जा 20 210 डिवाइडेड बाय, एलसीएम मैंने लेने के बाद कैंसिल किया, ये ध्यान रखना। और ये m प्लस 1 बेटा फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो m प्लस 1 प्लस 30 को m से करोगे 30m माइनस 30 इज इक्वल टू 5/9। सॉल्व करो, m प्लस 211, ठीक है। अब 30m प्लस m कितना हो गया 31m, और 30 माइनस का है 1 प्लस का है तो कितना हो गया माइनस का 29 इज इक्वल टू 5/9। अब एक बार इसको फिर से क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो है m की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा देखो 9 इंटू m प्लस 2 11 इज इक्वल टू 5 इंटू 31m माइनस 29। 9 को m से करो 9m, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। 5 को 31 से करो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 प्लस 4 14। ठीक है भाई, m की टर्म्स एक तरफ ले लो, कांस्टेंट एक तरफ ले लो। 1899 प्लस 145 इज इक्वल टू 155m, और ये 9m इधर आकर माइनस हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दो, 9 प्लस 5 14, 1 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, 102 ये आ गया। और 155 में से 9 माइनस करोगे तो 146m आ गया। m की वैल्यू निकालने के लिए 2044/146 कैंसिल कर दीजिए। 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 1022। आगे देखते हैं, अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं भाई, क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। तो ये 73 पे देखते हैं, 73 1 जा 73 9, और ये 2 ऊपर से हमने 2 यहाँ ले लिया तो 7 4 जा 28, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 कैंसिल हो गया भाई। ये पूरा हमारा कितना आ गया 14। तो हमारी m की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी आ जाती है 14 आ जाती है। और यही हमारा क्वेश्चन था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो क्वेश्चन थोड़ा सा यहीं पर ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में कि 7th और m माइनस 1th नंबर का रेशो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। टर्म का रेशो नहीं है, नंबर्स का मतलब अर्थमेटिक मीन का रेशो। उनका फॉर्मूला लगाया, सिंपल अलजेब्रा लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ m। Question number 17 is again very easy. A man starts repaying a loan as first installment of ₹100। एक व्यक्ति ने एक लोन को रीपे करना यानी वापस देना शुरू किया एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100, यानी कि जो उसकी पहली इंस्टॉलमेंट है वो कितने रुपए की गई 100 रुपये की। ठीक है भाई, A1 हो गया, ये ध्यान देना। इफ़ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, हर महीने वो 5 रुपये इंस्टॉलमेंट बढ़ा देता है। ध्यान देना, थोड़ा इसको मैं क्विकली करा देती हूँ, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो अगले महीने उसने दिए भाई 100 जमा 5 यानी 105 रुपये। वट अमाउंट ही विल पे इन 30th इंस्टॉलमेंट, बस यही समझना है कि 30वीं इंस्टॉलमेंट में, 30वीं तक नहीं, 30वीं में वो कितना पैसा देगा। पहली में 100 दिए, दूसरी में 105 दिए, तो तीसरी में 105 में 5 और जोड़ दो 110 देगा। तो असल में आपने A30 बताना है। A30 का मतलब A + 29D। अब A और D फाइंड कर लो। A आपका 100 है, D आपका 5 है, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। 100 + 29 × 5, 100 + 5 9 जा 45, 4/5 2 जा 10,
प्लस 4 14 और ये आ जाएगा 245 रुपीज़। इस पर जो भी स्टेटमेंट लिखनी है वो आप लिख लीजिएगा कि 30th इंस्टॉलमेंट में ही विल पे ओनली ₹245। ये ईजीएस्ट क्वेश्चन था, 10th क्लास के लेवल का क्वेश्चन था आपका। और ये है बेटा हमारी एक्सरसाइज 9.2 का लास्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज़ 5 डिग्री। देखो पॉलीगन हमारे ट्राइंगल से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है भाई, पॉलीगन ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद हमारा आ जाता है पेंटागन, उसके बाद हमारा आ जाता है भाई हेक्सागन, ऐसे इस तरह सेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन चलते रहते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि कोई एक पॉलिनोमियल है और उसके दो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स में 5 डिग्री का फ़र्क है। ध्यान से समझेंगे, मैं यहीं इसी डायग्राम में बताना चाहूँगी कि अगर ये एंगल 20 डिग्री है तो अगला एंगल 25 है, उससे अगला 30 है और उससे अगला 35 है। ये एक इमेजनरी डायग्राम है, सिर्फ ये बता रही हूँ मैं आपको। हमें जो बात पता है वो ये पता है कि कंसेक्यूटिव यानी इसके बाद ये 5 डिग्री बड़ा है, फिर ये 5 डिग्री बड़ा है, फिर ये 5 डिग्री बड़ा है, एंड सो क्लियर। इफ़ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, अगर उस पॉलीगन का सबसे छोटा एंगल 120 डिग्री है तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स आपने बतानी है कि उस पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं। सबसे छोटा एंगल 120 है तो ए हो गया भाई, और 5-5 डिग्री पे बढ़ रहा है, इक्वल इंटरवल पे बढ़ रहा है तो ए पी हो गया। तो हम यहाँ लिखते हैं कि लेट स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ पॉलीगन, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ पॉलीगन ए कितना है 120 डिग्री, because each angle increases by 5 डिग्री ना, टू कंसेक्यूटिव एंगल्स इंक्रीजेज एट 5 डिग्री, तो डी हमारा कितना हो जाता है 5 डिग्री। और हमने मान लिया कि लेट पॉलीगन हैज n साइड्स, ठीक है। अब ये n कैसे निकालें, अब ये हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ हम अपनी एक छोटी 8th क्लास का एक रिज़ल्ट यूज़ करेंगे और वो रिज़ल्ट है सम ऑफ n इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। ध्यान दें भाई, ये 8th क्लास में आ जाता है कि अगर आपको कोई भी पॉलीगन, कोई बहुभुज पता है तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, तो वो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि अगर आपके पास ट्राइंगल है, ध्यान देना, ट्राइंगल है तो कितनी साइड्स होंगी, 3 साइड्स होंगी, तो यहाँ 3 रख लो। 3 - 2 इंटू 180, 3 में से 2 गया 1, 180, यानी कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 होता है, हमें पता है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं तो इसमें 4 पुट कर दो, 4 में से 2 गया 2, 2 इंटू 180 यानी 360। हम सबको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम 360 होता है, एंड सो ऑन। तो ये आप 8th क्लास की बुक से क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि सम ऑफ n इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन ये होता है। तो SN कितना हो गया n-2 इंटू 180। लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं कि AP है, बट इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, आर इन AP, ठीक है, AP में है। तो AP से भी तो हम SN निकाल सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी n/2 2a। a कितना है स्मॉलेस्ट एंगल 120, n हमें पता नहीं है, d कितना है 5। इसको सॉल्व करो तो ये कितना आया 240, प्लस यहाँ से सॉल्व करो 5n - 5, 240 में से 5 माइनस किया तो ये बना n/2 इंटू 235 प्लस 5n, ये भी SN आ गया हमारा। समझ रहे हैं बात को। एक पॉलीगन है, उसका स्मॉलेस्ट एंगल है 120 डिग्री, हर अगला एंगल 5 डिग्री पे बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली AP है, तो हमने D5 ले लिया। हमने मान लिया, उसने कहा पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं, हमने मान लिया n साइड्स हैं। तो उन n इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो हमने अपनी क्लास 8th का रिजल्ट यहाँ यूज करके निकाल लिया। लेकिन जो इंटीरियर एंगल है वो AP भी बना रहे हैं, तो उन्हीं n एंगल्स का सम हम AP से भी फाइंड कर लेते हैं। अब एक ही पॉलीगन का सारे इंटीरियर एंगल का सम चाहे किसी फॉर्मूले से निकालो वो सेम आएगा।
अलग अलग तो आएगा नहीं, इट मीन्स दीज टू रिजल्ट्स आर इक्वल। तो फ्रॉम 1 and 2, ये फ्रॉम 1 and 2 n/2 इंटू 235 प्लस 5n इज इक्वल टू, इसको मैं खोल ही देती हूँ यहाँ, 180n माइनस 360 डिग्री। ठीक है भाई, इस 2 को फिर राइट में ले जाओ और इसको अंदर ले जाओ। ध्यान दे, n को तो 235 से मल्टीप्लाई कर दो, 235n, फिर 5n से कर दो 5n², इसको 2 से कर दो, 360n कर दो और इसको 360 से कर दो तो 720। सारी टर्म्स हम लेफ्ट में लाते हैं, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ये हो गया 5n² प्लस 235n माइनस 360n और 720 भी इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। सॉल्व इट, 5n² माइनस, देखिए 10 में से 5 गए 5, 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 2 1n और 720 इज इक्वल टू 0। 5 से तीनों टर्म्स डिविजिबल हैं, तो ये बन जाएगा n² माइनस 25n, 5 1 जा 5, 5 4 जा 5 4 जा इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 16 और 9 25 होते हैं और 16 9 जा 144, तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, n माइनस 16 और n माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब n माइनस 16 को 0 करोगे तो n की वैल्यू 16 आएगी और n माइनस 9 को 0 करोगे तो n की वैल्यू 9 आएगी। यानी यहाँ से हमें लग रहा है कि पॉलीगन की 16 साइड्स भी हो सकती हैं और 9 साइड्स भी हो सकती हैं, लेकिन पॉलीगन की 16 साइड्स पॉसिबल नहीं हैं। क्यों नहीं है? एक छोटी सी बात मैं आपको इसी नोटबुक में यही बताना चाहूँगी कि मिनिमम एंगल 120 डिग्री है। ठीक है, अब आगे कितने कितने डिग्री पे बढ़ रहा है? 5-5 डिग्री पे। अब 16 बार जब वो 5-5 डिग्री पे बढ़ेगा तो 16 पंजे 80, यानी कि 200 डिग्री का एंगल चला जाएगा। 200 डिग्री का एंगल में पॉलीगन नहीं बनेगा, क्योंकि हर पॉलीगन का जो भी एंगल होगा वो ऑलवेज एक्यूट अपना जो है वो 180 से बिलो हमारे जितने भी एंगल्स होंगे तभी पॉलीगन बनेगा। भाई अभी एक ये साइड मैंने ले ली AB, ठीक है, इस पर ये दूसरा एंगल मैंने बना दिया 155। ठीक है, अब मैं कहूँ कि इस पर 180 का एंगल बनाओ या 200 का, तो 180 का तो ऐसे चला जाएगा, पॉलीगन ही नहीं बनेगा, सीधा बन जाएगा। और 200 का कहें तो ये इधर मतलब खुलता चला जाएगा, एक ओपन कर्व बनता चला जाएगा, क्लोज्ड कर्व नहीं बनेगा। क्लोज्ड कर्व के लिए आपका एंगल 0 से ग्रेटर और 180 से लेस होना चाहिए। तो n इज इक्वल टू 16 जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ हम लिख देंगे n इज़ नॉट इक्वल टू 16। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सो दैट पॉलीगन हैज 9 साइड्स ओनली। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 9 साइड्स। हर क्वेश्चन का आपने लॉजिक पकड़ना है कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन तक पहुँचे हैं। क्लियर? तो ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 9.2 थी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, कमेंट करें, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड गिव मी ए थम्स अप। थैंक यू स्टूडेंट्स।